नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान और अमेरिका के बीच कैदियों की हुई अदला बदली। दोनों देशों ने रिहा किए एक दूसरे के 5-5 कैदी। अमेरिकी अधिकारी ने दोहा में अपने नागरिकों की अगवानी की। ईरान के $6 अरब के फ्रीज फंड पर लगी रोक हटाई गई। चीन ताइवान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर। चीन के कई लड़ाकू विमानों ने ताइवान सीमा का किया उल्लंघन। चीनी विदेश मंत्री मॉस्को के दौरे पर। अगले महीने पुतिन जिनपिंग के बीच होगी बैठक। सतत विकास लक्ष्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक शुरू। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गरीबी, भूख से लेकर जलवायु परिवर्तन, डिजिटलीकरण और लैंगिक समानता का किया आह्वान। एक हफ्ते की बैठक में 17 सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की होगी समीक्षा। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोनों पक्षों की ओर से बहस जारी। मॉस्को ने अपने ऊपर लगे नरसंहार के आरोपों को किया खारिज। यूक्रेन ने बखमुत के कई गांवों पर कब्जे का दावा किया। ज़ेलेंस्की ने अपने 6 रक्षा उपमंत्रियों को बर्खास्त किया। लीबिया में लगातार बढ़ रहा है मृतकों का आंकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मदद का सिलसिला अबाध गति से जारी। मृतकों की पहचान के लिए जा रहे हैं डीएनए के नमूने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेरना में 3,922 लोगों की मौत की पुष्टि की। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। अमेरिका और ईरान के राजनयिक संबंधों में जमी हुई बर्फ अब धीरे धीरे पिघल रही है। दोनों देशों में कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कतर की मध्यस्थता के तहत हुए इस समझौते में दक्षिण कोरिया में फ्रीज किए गए ईरान के $6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फंड को भी जारी करने का प्रावधान है। लगभग 1 महीने की माथापच्ची के बाद अमेरिका और ईरान ने कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगभग 1 महीने पहले हुए समझौते के बाद दक्षिण कोरिया में फ्रीज किए गए ईरान के $6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फंड को भी जारी करने का निर्णय लिया गया। कतर की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच हुए समझौते में अमेरिका 5 ईरानी कैदियों को छोड़ेगा, जबकि इसके बदले में ईरान 5 अमेरिकी कैदियों को छोड़ने पर राजी हुआ है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान को फ्रीज किए गए $6 बिलियन ट्रांसफर करने की छूट भी दे दी है। फंड ट्रांसफर पर अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध अब लागू नहीं होंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण कोरिया में रोकी गई धनराशि सोमवार को ईरान के कब्जे में आ जाएगी। हमें उम्मीद है कि आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को उनकी परिसंपत्तियों पर पूरी तरह से कब्जा मिल जाएगा। यह एक मित्र देश में ईरान के खाते में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। ईरान सरकार को उस रकम तक पूरी पहुंच होनी चाहिए ताकि वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सके। सूत्रों के अनुसार सावधानी पूर्वक तैयार किए गए सौदे के तहत दोहरी राष्ट्रीयता वाले 5 अमेरिकी नागरिकों के सोमवार तक तेहरान से कतर पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद सभी 5 नागरिक अपने देश के लिए उड़ान भरेंगे। बदले में अमेरिका में हिरासत में लिए गए 5 ईरानियों को रिहा किया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि 2 लोग ईरान लौट जाएंगे, जबकि 2 उनके अनुरोध पर फिलहाल अमेरिका में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि बाकी बचा एक कैदी एक अन्य देश में अपने परिवार से जुड़ जाएगा। 5 ईरानी कैदियों को आज रिहा किया जाएगा और बदले में इस्लामिक गणराज्य में कैद किए गए 5 नागरिकों को उनके अनुरोध के अनुसार अमेरिकी पक्ष को सौंप दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये दोनों मुद्दे समझौते के मुताबिक पूरे हो जाएंगे।
सौदे के तहत वाशिंगटन ने दक्षिण कोरिया से कतर को $6 बिलियन के ईरानी फंड के हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधों को हटा दिया है। दरअसल छूट के तहत अगर यूरोपीय, पश्चिम एशियाई और एशियाई बैंक दक्षिण कोरिया में रोके गए धन को परिवर्तित कर कतर के केंद्रीय बैंक में स्थानांतरित करते हैं तो यह अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कतर के बैंक में इस धन को मानवीय वस्तुओं की खरीद के मकसद से ईरान के उपयोग के लिए रखा जाएगा। समझौते के तहत मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा दोहा इस बात पर निगरानी रखेगा कि ईरान इस फंड का इस्तेमाल केवल भोजन और चिकित्सा जैसी मानवीय जरूरतों को पूरा करने में करे। अगली खबर की ओर चलते हैं। चीन द्वारा लगातार ताइवान सीमा का हवाई उल्लंघन करने पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ताइवान और चीन के बीच ताइवान का कहना है कि बीजिंग की तरफ से लगातार ताइवान का सैन्य उत्पीड़न सिर्फ तनाव बढ़ाने वाला है और इससे क्षेत्रीय सुरक्षा के हालात और खराब हो सकते हैं। वहीं चीन ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में ताइवान वो रेड लाइन है जिसे अमेरिका क्रॉस नहीं कर सकता है। चीन ने पहले फुजियान और ताइवान के एकीकरण की चाल चली, लेकिन ताइपे की ठंडी प्रतिक्रिया ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फजीहत के बाद चीन ने एक बार फिर ताइवान पर आंखें तरेरनी शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में सैकड़ों लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की कोशिश की। ताइवान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हाल के दिनों में चीनी सेना ने सबसे बड़ी घुसपैठ को अंजाम दिया है। बयान में कहा गया कि क्षेत्रीय सुरक्षा के हालात और खराब हो सकते हैं। ताइवान ने चीन की इस तरह की हरकतों को तत्काल रोकने के लिए कहा है। अपनी प्रतिक्रिया में ताइवान ने कहा कि ऐसा कर चीन इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन लगभग हर रोज ताइवान के इलाके में घुसपैठ करता रहा है। यहां तक कि पिछले 2 दिनों में चीन के 40 वॉर प्लेन दोनों देशों के बीच बनी मीडियन लाइन को पार करते हुए ताइवान में घुस गए। इससे पहले भी ताइवान ने अपने इलाके में 63 लड़ाकू विमान के घुसने की पुष्टि की थी। चीन की तरफ से यह घुसपैठ उस समय की गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। 2 दिन की मुलाकात में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ताइवान का मुद्दा भी उठाया। अमेरिका ने मुलाकात के दौरान ताइवान जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता की वकालत की। दोनों देशों के बीच जासूसी बैलून मुद्दे के बाद रिश्तों में काफी तनाव आ गया था, जिसे चीन और अमेरिका दूर करना चाहते हैं। इसलिए जैक सुलिवान और वांग यी के बीच हुई बातचीत को अहम माना जा रहा है। दोनों देशों ने उच्च स्तरीय बैठक में आदान प्रदान बनाए रखने और एशिया प्रशांत मुद्दों, समुद्री मामलों के साथ साथ विदेशी नीतियों पर परामर्श आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि चीन ने एक बार फिर से ताइवान मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है। चीन ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में ताइवान वो रेड लाइन है जिसे अमेरिका क्रॉस नहीं कर सकता। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। विभिन्न देशों के राष्ट्र व राज्य प्रमुखों की मौजूदगी के बीच न्यूयॉर्क में विकास और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक सोमवार को शुरू हुई। इस बीच रूस ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हाल ही में प्रभाव बढ़ाने वाले देशों को शामिल करने के लिए बदलाव की जरूरत है। दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्र व राज्य प्रमुखों की मौजूदगी के बीच सोमवार को न्यूयॉर्क में विकास और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक शुरू हुई। खासतौर पर विकास और जलवायु परिवर्तन ग्लोबल साउथ की पहली पंक्ति की चिंताएं हैं। इनमें से कई देशों को चुनौतियों का सामना करने में गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है। उनकी समस्याएं कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण और बढ़ गई हैं। इस आम सभा के दौरान यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने औद्योगिक देशों पर विकास और जलवायु परिवर्तन के लिए फंडिंग बढ़ाने के लिए दबाव डाला। वहीं संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित शिखर सम्मेलन में 2030 तक शांति और न्याय लाते हुए गरीबी और भूख से लेकर जलवायु परिवर्तन और असमानता की समस्या का समाधान समेत 17 महत्वाकांक्षाएं शामिल हैं। You made a solemn promise. आपने एक गंभीर वादा किया था, एक वादा सभी के लिए स्वास्थ्य, प्रगति और अवसर की दुनिया बनाने के लिए, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने का वादा।
और इसके लिए भुगतान करने का वादा। लोग गरीबी के नीचे दब रहे हैं, दुनिया में लोग भूख से मर रहे हैं, लोग उम्मीद खो रहे हैं क्योंकि जरूरत पड़ने पर उन्हें नौकरी या सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण पूरा समुदाय सचमुच तबाही के कगार पर है। People starving in a world of plenty. प्रतीकात्मक रूप से ये बैठक पारंपरिक महासभा की बैठक से एक दिन पहले शुरू होती है, जो परंपरा के अनुसार मंगलवार को शुरू होगी, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा का पहला संबोधन होगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वक्ता होंगे। उधर क्रेमलिन ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हाल ही में प्रभाव बढ़ाने वाले देशों को शामिल करने के लिए बदलाव की जरूरत है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की जरूरत है। इसके लिए सभी प्रतिभागियों की सहमति की आवश्यकता है और निश्चित रूप से उन देशों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जिन्होंने हाल ही में वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। पिछले साल की तरह महासभा की बैठक में यूक्रेन रूस युद्ध पर प्रमुखता से चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं इस बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्यक्तिगत रूप से इसमें हिस्सा भी लेंगे। गौरतलब है कि 19 सितंबर से 26 सितंबर तक 193 विश्व नेता और विदेश मंत्री एक एक करके संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में व्याख्यान देंगे और उच्च स्तरीय सप्ताह के केंद्रीय कार्यक्रम जनरल डिबेट में वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति व्यक्त करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं यूरोप इन दिनों। रूस और यूक्रेन के युद्ध में जहां एक और दोनों ओर से मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात जारी है, वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस हुई। रूसी पक्ष ने यूक्रेन को घेरते हुए कहा कि मॉस्को पर नरसंहार का उसका दावा बेबुनियाद है। इस बीच यूक्रेनी सरकार ने इस महीने की शुरुआत में नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति के बाद सोमवार को 6 उप रक्षा मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। कहते हैं कि युद्ध लड़े नहीं जाते बल्कि थोपे जाते हैं। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में जहां विज्ञान ने दुनिया का भला किया है, तो वहीं अपना प्रभुत्व और दबदबा साबित करने के लिए उन्नत हथियारों की होड़ को भी बढ़ावा मिला है और खुद को शक्तिशाली साबित करने की यही रेस आज युद्ध का प्रमुख कारण बनी हुई है। इसी कड़ी में पिछले साल 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान बताकर यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। तब से ही दोनों देशों के बीच जंग जारी है और करीब 1.5 साल से भी ज़्यादा का समय होने के बाद भी युद्ध के अब तक खत्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अब तक जंग के मैदान में लड़ रहे रूस और यूक्रेन दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भी आमने सामने हैं।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रूस और यूक्रेन को लेकर सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस हुई। रूसी पक्ष ने यूक्रेन को घेरते हुए कहा कि मॉस्को पर नरसंहार का उसका दावा बेबुनियाद है। यूक्रेन रूस पर नरसंहार करने का आरोप नहीं लगा रहा है। यूक्रेन रूस पर नरसंहार को रोकने या दंडित करने में विफल रहने का भी आरोप नहीं लगा रहा है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि कोई नरसंहार नहीं हुआ है। केवल इतना ही इस मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई नरसंहार नहीं हुआ तो नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं हो। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ा दावा किया है। राष्ट्रपति ने बताया कि यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे से बख्मुख के दक्षिणी किनारे पर स्थित क्लिश्चिवका गांव पर फिर से कब्जा कर लिया है। गौरतलब है कि रूस ने जनवरी में इस गांव पर नियंत्रण कर लिया था। आज मैं उन सैनिकों की विशेष रूप से सराहना करना चाहूंगा जिनके दम पर यूक्रेन अपने उन क्षेत्रों पर फिर से कब्जा जमा रहा है जो हमारे हैं। सभी को बहुत ही शाबाशी। वहीं यूक्रेनी सरकार ने इस महीने की शुरुआत में नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति के बाद सोमवार को 6 उप रक्षा मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रात में हुए हवाई हमले में रूस के 18 ड्रोन और 17 मिसाइलों को मार गिराया है। इसके अलावा यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र खीरसान में रूस के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। उधर रूस आर्कटिक महासागर में सुरक्षा के उद्देश्य से नौसैनिक अभ्यास कर रहा है, जिसमें करीब 10,000 कर्मी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें विभिन्न मिसाइलों का अभ्यास किया जा रहा है। उधर बुल्गारिया के रक्षा मंत्रालय ने काला सागर में विस्फोटक ले जा रहे एक ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया है। रक्षा मंत्री टोडर तगारेव ने बताया कि हमें आशंका है कि यह ड्रोन रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध से संबंधित है और यह हमारे लिए भी बड़ा खतरा है। मेरे पास प्रारंभिक जानकारी है, लेकिन पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि ये किसका ड्रोन है और कहां से आया है। लेकिन निश्चित रूप से माना जा रहा है कि ये उस युद्ध से संबंधित है जो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ शुरू किया है। वहीं यूक्रेन ने अपने कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध हटाने को लेकर पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया के खिलाफ बड़े कदम उठाने का फैसला किया है। कीव कृषि उत्पादों को लेकर इन देशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है। उधर स्पेन, फ्रांस और जर्मनी ने पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय आयोग करेगा। हमारे लिए सबसे जरूरी यही है कि हम एकजुट रहें। तीनों देशों के एक तरफा फैसले से पुतिन को ही फायदा होगा। हमें इस संकट के समय यूक्रेन के साथ खड़े होने की जरूरत है। निश्चित रूप से जर्मनी अपने पड़ोसी देशों के साथ खड़ा है। गौरतलब है कि रूस अक्सर यूक्रेन पर नरसंहार करने का आरोप लगाता रहा है। रूस चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत इस मामले को खारिज कर दे। इस मामले पर 27 सितंबर तक सुनवाई होनी है। रूस ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले की अनदेखी की है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर अदालत का आखिरी फैसला यूक्रेन के पक्ष में आता है तो वो भविष्य में मुआवजे के लिए दावा कर सकता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। लीबिया में आई भीषण बाढ़ के बाद अब वहां राहत और बचाव अभियान जारी है। विनाशकारी बाढ़ आने के एक सप्ताह बाद अब आपदा से जीवित बचे लोगों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बाढ़ के पानी के बहाव में उखड़े टेलीफोन के खंभे अब भी बेतरतीब पड़े हुए हैं। गाड़ियां खिलौनों की तरह इधर उधर पड़ी हुई हैं। मजबूत पेड़ जमीन से उखड़ चुके हैं। मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हजारों लोग बाढ़ में बह गए। बचाव और राहत दल मलबे से लाशों की खोजबीन अब भी कर रहा है। जो लोग बच गए वे बदहवास हालत में इधर उधर भटक रहे हैं। लीबिया में विनाशकारी बाढ़ आने के एक सप्ताह बाद अब आपदा से जीवित बचे लोगों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यूएनएचसीआर ने सोमवार को एक वीडियो जारी कर लीबिया में आई बाढ़ से उबरने के लिए त्वरित, समन्वित और एकजुट प्रयासों के महत्व पर जोर दिया।
UNHCR ने एक वीडियो में लीबिया में घातक बाढ़ के बाद दान की अपील की, जिसमें तबाह हुए क्षेत्रों और विशेष रूप से डेरना के लिए तत्काल सहायता मांगी गई है। UNHCR के लीबिया की सुरक्षा प्रमुख राना कसीफी ने स्थिति को भयावह बताया। मैंने सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त देखी। सैकड़ों घर ध्वस्त हो गए, कई घर पानी में डूब गए, बड़ी बड़ी इमारतें नष्ट हो गई। कई परिवारों ने बड़ी संख्या में अपने प्रियजनों को खो दिया है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। खोज और बचाव दल लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्थिति में सुधार हो सके। डेरना में विनाशकारी तूफान के बाद सैलाब ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। इस शहर में बांधों के टूटने से आसपास के इलाकों में पानी भर गया, घर ढहने लगे, बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। वहीं खोज और बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। डेरना के पास समुद्र में खोजबीन कर रहे गोताखोरों की मदद से बचाव कर्मी समुद्र से शवों को निकाल रहे हैं। बचाव दल भी डेरना घाटी के दोनों किनारों पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस दौरान मिले शवों का पंजीकरण हो रहा है और DNA नमूने भी एकत्र किए जा रहे हैं। बाढ़ से बची एक महिला सबरीन का रो रो कर बुरा हाल था और वह अपने परिजनों के शवों को ढूंढ रही थी। सबरीन बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे अपने परिवार को इस उम्मीद से खोज रही है कि अब परिजनों के शव ही उसे मिल जाएं। 57 साल के अय्यद सलेम, जो डेरना के निवासी हैं, अपने घर की खोजबीन कर रहे हैं। सलेम ने बाढ़ के दौरान अपने परिवार की तकलीफों और मुश्किलों का वर्णन किया। उस पल को याद करते हुए वो भावुक हो उठे जब उनका पूरा घर बाढ़ की पानी की चपेट में आ गया था। ये एक सपने जैसा था जिसे हम अब तक नहीं समझ पाए हैं। भगवान की कृपा है कि मैं बच गया। पानी मेरी गर्दन तक था। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। बाढ़ का पानी जैसे जैसे बढ़ रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बाढ़ का पानी कम होने तक हमने छत पर जाकर शरण ली। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि अब्दुल्लाह बतिली ने बाढ़ से प्रभावित तटीय शहर डेरना का दौरा किया। उन्होंने राजधानी त्रिपोली में लीबिया प्रेसिडेंसी काउंसिल के अध्यक्ष मोहम्मद मेन्फी के साथ बैठक की। उन्होंने डेरना शहर और अन्य इलाकों में भयंकर बाढ़ से हुए जान माल के नुकसान पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से संवेदना भी जताई। बाटिली ने लीबिया में सभी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए एकीकृत और वैध संस्थानों की जरूरत पर बल दिया। मेरी यात्रा का उद्देश्य स्थिति की जांच करना और सहायता कर्मियों का समर्थन करना है। हमने यहाँ तबाही का मंजर देखा है। यह दृश्य बहुत ही चिंता करने वाला है। लीबिया में आई भयावह बाढ़ लोगों के लिए काल बनकर आई। डेरना अब केवल एक बंजर भूमि नजर आ रहा है। जहाँ कभी इमारतें खड़ी थी, वहाँ आज मलबे और कीचड़ के टीले दिखाई दे रहे हैं। मंजर यह है कि घरों में जमा कीचड़ से लगातार शव निकाले जा रहे हैं। अधिकारियों ने अब तक मौत के अलग अलग आंकड़े दिए हैं। डेरना के मेयर का अनुमान है कि इस प्राकृतिक आपदा की वजह से 20,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3,922 मौतों की पुष्टि की है। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। लंदन में द्वितीय विश्व युद्ध के 102 वर्षीय पायलट कॉलिन बेल ने चैरिटी के लिए धन जुटाने के लिए रॉयल लंदन अस्पताल की इमारत से 85 मीटर नीचे जाकर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कॉलिन बेल का उद्देश्य 3 चैरिटी, रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, RAF, बेनेवोलेंट फंड और लंदन एयर एम्बुलेंस के लिए धन जुटाना था। उम्र तो बस एक आंकड़ा है, एक नंबर है। आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। लंदन में द्वितीय विश्व युद्ध के 102 साल के पायलट कॉलिन बेल का भी ऐसा ही जज्बा सामने आया है। 102 साल के पायलट कॉलिन बेल ने दान के लिए धन जुटाने के लिए रॉयल लंदन अस्पताल की इमारत से 85 मीटर नीचे जाकर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेल एक पूर्व रॉयल एयरफोर्स मस्कीटो बॉम्बर पायलट हैं, जिन्होंने कैम्ब्रिज में अपनी सेवा के महत्वपूर्ण स्थलों तक 9 किलोमीटर की पैदल यात्रा के साथ अपनी धन उगाहने की चुनौती शुरू की, जो उन्हें कैम्ब्रिज में उनकी युद्धकालीन सेवा के महत्वपूर्ण स्थलों तक लेकर गई।
ये पूछे जाने पर कि क्या वे इसके लिए घबराए हुए थे, 102 साल के पूर्व रॉयल एयरफोर्स मॉस्किटो बॉम्बर पायलट कॉलिन बेल ने कहा कि वे आसानी से डरने वालों में से नहीं हैं। कॉलिन बेल का उद्देश्य 3 चैरिटी, रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, RAF, बेनेवोलेंट फंड और लंदन एयर एम्बुलेंस के लिए धन जुटाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।